माधवपुर गांव में धीरे धीरे काला रंग फैलने लगा था। आसमान घने काले बादलों से ढक चुका था। ठंडी हवाओं का झोंका पेड़ पौधों को झकझोरते हुए गुजर रहे थे। गांव के सभी लोग उस मौसम का मजा ले रहे थे, लेकिन एक ऐसा घर था जहां एक माँ के साथ अत्याचार हो रहा था। बहू, यह तो बासी चावल है और इसमें से तो खट्टी बदबू भी आ रही है। ये मैं कैसे खाऊं? ये खाकर तो मैं बीमार हो जाऊंगी इस मौसम में। तुमने खाना बनाया तो था, तो तुम मुझे ये बासी चावल खाने को क्यों दे रही हो? वह आज मैंने थोड़ा कम खाना बनाया था और तुम्हारे बेटे को आज खाना बहुत पसंद आया था, इसलिए वह थोड़ा ज्यादा खा लिए, इसलिए खाना नहीं बचा। और हाँ, खाना खाना है तो खा लो, नहीं तो भूखे सो जाओ, क्योंकि यही बचा है। यह कहकर संगीता वहाँ से गुस्से में चली जाती है। संगीता रोज इसी तरह नए नए बहाने बनाकर अपनी सास को बचा हुआ खाना खिलाती थी। सावित्री अपने पति को याद करते हुए कहती है, देख रहे हो शंकर के पापा, आपकी बहू बेटे का खेल रोज मेरे साथ यही होता है और मैं आपके बेटे से बहू के बारे में कुछ कहती हूँ तो वह मानता ही नहीं है। वह तो बहू के मुंह में अंधा हो गया है। सावित्री अपने बहते आंसुओं के साथ वह बासी चावल खा रही थी। सावित्री खाना खाकर बिस्तर पर लेट जाती है और गहरी सोच में डूब जाती है। और उधर संगीता अपने पति के पास जाकर रोने लगती है, सावित्री को फंसाने के लिए। संगीता, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मुझे बताओ, ऐसे रो मत। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें। रोता देख मुझे भी रोना आ रहा है। बस तुम बताओ क्या हुआ। संगीता अपने पति से झूठ झूठ कहती है, वह क्या है ना जी, आज मैंने खाना थोड़ा कम बनाया था तो खाना खत्म हो गया, तो मैंने माँ जी को बचे हुए चावल खाने को दे दिए, तो उन्होंने मुझे भला बुरा कहा और गालियाँ भी दी और खाना और नहीं खाया। क्या माँ ने ऐसा किया तुम्हारे साथ? अरे आज खाना नहीं बचा था तो चावल खा लेती तो क्या हो जाता? उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अब तो ऐसा लग रहा है कि माँ जानबूझकर नखरे कर रही हैं। सुन लो, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तो तुम्हारी माँ अब बहुत हो गया। अगर तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी हमेशा के लिए। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। माँ की तो अब उम्र हो गई है, कुछ ही दिनों की मेहमान है। मुझे तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है। अब तुम बस देखते जाओ। सुरेश आग बबूला होकर अपनी माँ के पास जाता है और गुस्से से बोलता है, माँ, तुम्हारे ज्यादा पंख नहीं निकल रहे हैं क्या? मैं तुम्हें कुछ बोलने नहीं जाता हूँ तो कुछ ज्यादा ही नखरे करने लगी हो। अब बहुत हो गया। तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ हमारे घर से। पर बेटा, मैंने किया क्या जो तुम ऐसे बोल रहे हो? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। संगीता ने मुझे सब बता दिया कि तुमने क्या क्या किया उसके साथ। अरे तुमने उसको गालियां भी दी। बेटा, मैंने बहू को कोई गाली नहीं दी। मेरा विश्वास करो बेटा, बहू तुमसे झूठ बोल रही है। मैंने तो बचे हुए चावल भी खा लिए थे। हाँ, वो झूठ बोल रही है और तुम सच बोल रही हो। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनना चाहता हूँ। अब बस बहुत हो गया, निकल जाओ घर से, नहीं तो मैं धक्के मारकर निकाल दूंगा। पर बेटा, मैं इस तेज बरसात में कहाँ जाऊंगी और कहाँ रहूंगी इस मौसम में? वह सब मैं नहीं जानता निकल रही हो या नहीं। सुरेश अपनी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बरसात में सावित्री टूट सी गई थी। सावित्री बारिश से बचने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। उस बरसात ने उसे लाचार बना दिया था। मुझे बहू बेटे से यह उम्मीद नहीं थी। सुरेश को मैंने कितनी कठिनाइयों में पाला। दूसरों के घरों में झूठे बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया, क्या क्या नहीं करके मैंने उसे बड़ा किया। और बहू के आने के बाद सब कुछ भूल गया। पर कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। बारिश और तेज हो रही थी और धीरे धीरे रात होने लगी थी। सावित्री उस पेड़ के नीचे एक चादर डालकर कांपते हुए सो रही थी। सुबह सावित्री की नींद खुलती है भूख के कारण। मुझे इधर उधर जाकर कोई काम देखना चाहिए। ऐसे बैठने से गुजारा नहीं होगा। मैं कब तक इस पेड़ के नीचे रहूंगी? सावित्री इधर उधर घूमकर काम ढूंढने लगती है और लोगों के घरों में जाकर काम के लिए बात करती है, लेकिन कोई भी सावित्री को काम पर नहीं रख रहा था। सावित्री की उम्र ज्यादा होने के कारण सावित्री निराश होकर गांव के चौराहे के पास से गुजर रही थी। तभी वह देखती है कि चौराहे पर एक मैगी की दुकान है, जहां पर मैगी खाने के लिए
बहुत भीड़ लगी थी। यह देख सावित्री सोचती है, मैंने कितने घरों में जाकर काम के लिए पूछा, लेकिन सभी ने मुझे मना कर दिया। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना है। अब मैं खुद का धंधा शुरू करूंगी और लोगों को कुछ कुछ अलग खिलाऊंगी। मैगी तो सभी खिला रहे हैं, लेकिन मैं अंडा मैगी खिलाऊंगी। यह सोचकर सावित्री एक सोनार के दुकान पर पहुंचती है और अपनी चांदी की चेन बेच देती है, और जो कुछ पैसे मिले थे अब वह उनसे व्यापार करने वाली थी। सावित्री उन पैसों से राशन का सारा सामान खरीदकर उस बड़े पेड़ के नीचे पहुंचती है। मैंने सारी तैयारी कर ली है। अब मुझे शाम होने का इंतजार करना है, जब तक मैं अपने स्टॉल लगाने के लिए तैयारी कर लेती हूँ। शाम होने लगी थी। मौसम पूरी तरह से बदल गया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि बरसात नहीं आ रही थी। आज शाम सावित्री ने अपनी एक नई शुरुआत की थी, अंडा मैगी की, और लोगों को आवाज लगाने लगती है, आओ बेटा और बेटियों, माँ के हाथ की स्पेशल अंडा मैगी खाकर जाओ। एक बार खाकर तो देखो, बार बार आओगे। अंडा मैगी की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। देखते ही देखते सावित्री के स्टॉल पर भीड़ जमा हो जाती है अंडा मैगी खाने के लिए। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, आंटी जी, जल्दी जल्दी आपकी अंडा मैगी की प्लेट लगाओ, मुझसे अब रहा नहीं जाएगा। इस खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ गया। बेटा तुम बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी अंडा मैगी की प्लेट तैयार करती हूँ। सभी लोग अंडा मैगी खाने लगते हैं। उन्हें अंडा मैगी का स्वाद बहुत पसंद आता है। वह सभी अंडा मैगी के दीवाने हो गए थे। माता जी, आपकी अंडा मैगी का कोई जवाब नहीं है। मैंने आज तक मैगी इस तरह नहीं खाई थी। नॉर्मल मैगी तो हम रोज खाते आ रहे थे, लेकिन आज हमें कुछ अलग खाने को मिला। आपके हाथ में जादू है, जादू। सावित्री लोगों का इतना प्यार देखकर बहुत खुश थी। सावित्री बोलती है, बेटा बस यह एक माँ का प्यार है और ज्यादा कुछ नहीं। बस आप लोग इसी तरह मेरे दुकान पर आते रहना। सावित्री की आज बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। देखते ही देखते सारा सामान खत्म हो जाता है। सावित्री अपना स्टॉल बंद करके उस पेड़ के नीचे सो जाती है। अगले दिन सावित्री और ज्यादा मैगी और अंडा खरीद लेती है और शाम के लिए सारी तैयारी करने लगती है। उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। सावित्री की स्टॉल के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से एक अमीर सेठ निकलता है और सावित्री के पास आकर बोलता है, बहन जी, एक प्लेट अंडा मैगी लगाना, तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी जल्दी बनाइए। भाई रुको, अभी लगाती हूँ। वह आदमी अंडा मैगी कितना खाने लगता है। स्वादिष्ट उसे है। अंडा मैगी बहुत पसंद आती है। वह अंडा मैगी के स्वाद का दीवाना हो गया था। वह आदमी सावित्री से बोलता है, बहन जी, आपकी अंडा मैगी का कोई जवाब नहीं है। मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट मैगी नहीं खाई। मैं आपको अपनी फेमस स्ट्रीट फूड की स्टॉल पर काम पर रखना चाहता हूँ। मैं आपको अच्छी सैलरी दूंगा, कम से कम 30-40 हजार। सावित्री यह सुनकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उसे फुटपाथ से आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया था। वह मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ हाँ भाई साहब, मैं आपकी दुकान पर काम करने के लिए तैयार हूँ। पर भाई साहब, मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। मैं यही पेड़ के नीचे रहती हूँ। आप इसकी फिक्र मत करो, मैं आपको रहने के लिए एक अच्छा घर दूंगा और मैं कल सुबह आपको लेने आऊंगा। आप तैयार रहना। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। सावित्री को रहने का एक सहारा मिल गया था। उस रात सावित्री बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी सो जाती है। सुबह होते ही वह सेठ चौराहे पर आता है और सावित्री को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। पहले तो सावित्री को वह आदमी एक छोटा सा घर रहने के लिए देता है और सावित्री उस रेस्टोरेंट में खूब नाम कमाती है। लोग उसके स्वाद के दीवाने हो गए थे। देखते ही देखते कुछ महीने इसी तरह बीत जाते हैं। सावित्री खूब तरक्की करती है और उस सेठ ने सावित्री को खूब सपोर्ट किया। उसे एक नया पक्का घर दिलाया। सावित्री खुशी खुशी अब जीवन गुजार रही थी।